विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार खेदड़ प्रेरणा शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यालय प्रबंध कमेटी द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान आपके लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में भारत शासन व्यवस्था जो शुरू होती है 1947 से। 1947 में अब किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुछ नीति नियमों की आवश्यकता होती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए कुछ नीति नियम होते हैं। उन नीति नियमों को भारतीय संविधान कहते हैं, जो जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों का शासन संचालित होता है। तो अपन बात करेंगे पहले अध्याय में भारत के संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले हमें किसका अध्ययन करना है कि संविधान किस प्रकार से बना या संविधान कहते किसे हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी? संविधान की। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान लिखित व अलिखित दस्तावेजों का एक ऐसा पुंज या भंडार होता है। संविधान लिखित या अलिखित दस्तावेजों का एक ऐसा पुंज या भंडार होता है जो हमें यह बताता है कि राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य का शासन संचालन कैसे होगा, राज्य के क्या कार्य होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और वो उन अधिकारों और कर्तव्यों का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। ये जो हमें सब बताता है उसे क्या कहते हैं? अपन संविधान कहते हैं। और किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के जो नीति नियम हैं, चाहे वो लिखित हो अलिखित हो, जैसे भारत का संविधान लिखित है लेकिन ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। तो इन लिखित और अलिखित नियमों के दस्तावेजों को क्या कहते हैं? अपन संविधान कहते हैं। तो संविधान को बनाने की जब प्रक्रिया की बात आती है तो संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। अब संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ? संविधान सभा का निर्माण भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 इसके माध्यम से प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से क्या किया गया? जो विधायी परिषदें हैं या विधान सभाएं हैं, विधान सभाओं के सदस्यों ने, किसने? विधान सभाओं के सदस्यों ने क्या किया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। कौन से तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से। कौन से तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से। उस समय भारत दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से थे? एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देशी रियासतें, या जिनको अपन क्या कहते हैं? रजवाड़े कहते हैं। तो कौन कौन से भाग थे? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत उस क्षेत्र को कहते हैं जो अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था, या अंग्रेज स्वयं शासन करते थे, या प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, उसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत। देशी रियासतें वो क्षेत्र थे जो राजा महाराजाओं के नियंत्रण में थे, लेकिन इन राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन की या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। यानी शासन तो ये कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अधिकार किसका है? ब्रिटेन का या अंग्रेजों का अधिकार है। तो दोनों भागों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है। तो 292 सीटें किसको प्राप्त हुई? ब्रिटिश भारत को प्राप्त हुई संविधान सभा में। 93 सीटें किसको प्राप्त हुई? देशी रियासतों को प्राप्त हुई। अब ये सदस्य हमारे पास क्या हो गए? संविधान सभा के सदस्य हो गए। किसके सदस्य हो गए? संविधान सभा के। अब ये सदस्य मिलकर क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। अब संविधान का निर्माण करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अब दूसरी बैठक संविधान सभा की
दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का क्या किया गया? चुनाव किया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इतनी बात क्लियर हो गई। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। अब अपन बात करते हैं भारत और पाकिस्तान विभाजन, भारत पाक विभाजन। तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के माध्यम से क्या हुआ था? भारत पाक विभाजन हुआ था। किसका विभाजन? भारत पाक विभाजन। अब जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में से जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था उसके सदस्यों को भारतीय संविधान सभा से जाना पड़ा। तो भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। कितनी थी? 389। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई बचकर 299। अब ये 299 सदस्य मिलकर क्या करेंगे? संविधान बनाने का कार्य करेंगे। अब भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन देशों की जो संविधानों की अच्छी अच्छी बातें हैं, उन बातों को भारतीय संविधान में गहन विचार विमर्श का मतलब है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो गहन विचार विमर्श यानी प्रत्येक वक्तव्य पर, प्रत्येक अनुच्छेद पर, प्रत्येक धारा पर संविधान सभा में चर्चा होती थी, और उस चर्चा के बाद सर्वसम्मति से उसको संविधान में शामिल किया जाता था या उसको दर्ज किया जाता था। अब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और लगभग 64 लाख रुपए का क्या हुआ था? खर्चा हुआ था। लगभग 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में खर्च हो गए थे। संविधान सभा की महत्वपूर्ण जो समितियां थी उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का मतलब संविधान की जो पूरी रूपरेखा है वो किसने तैयार की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रारूप समितियों उसके अध्यक्ष हो गए कौन? अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, के.एम. मुंशी हैं, ये इसके सारे सदस्य थे। तो अगर अपन बात करें भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब इसी दिन इस संविधान के कुछ प्रावधान तो लागू हो गए थे। कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 के दिन। लेकिन अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण क्या है? यानी 26 जनवरी की तारीख को क्यों चुना गया? जब संविधान बन यहाँ पे चुका है 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है या उससे पहले जो कांग्रेस थी, उसने 26 जनवरी 1930 को क्या किया था? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए इस तारीख को इस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है, या इसी दिन संविधान लागू करने की प्रक्रिया समाप्त हुई थी। और इसी दिन भारत क्या बन गया था? गणराज्य बन गया था। क्या बन गया था? गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? गणराज्य बना। अब गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य जिस देश का शासनाध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में होता है, महारानी का पद है वो पैतृक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भारत के जो शासनाध्यक्ष हैं, जिसको अपन आप राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के शासनाध्यक्ष हैं, और वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
किसके द्वारा? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो ये तो हो गई अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब अपने सीनियर कक्षा में पहला जो अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं को अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान की बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के लिए अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो अपन शुरू करते हैं किससे? भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस में निवास करती है? भारतीय जनता में। यानी भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यह संविधान बनाया गया था। यानी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन वो ऐसे लोकप्रिय नेता थे जो संविधान बनाने का काम कर रहे थे। वो भारतीय जनता में पूर्ण विश्वास या पूर्ण उनके ऊपर उनका विश्वास था कि ये हमारे लिए या अपने देश के लिए जो भी करेंगे वो सबसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में उन्होंने ऐसा भी किया, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी भारतीय संविधान क्या है? वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे वो 1950 में कर रहा था और वर्तमान में भी वैसे ही कर रहा है। तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा जिसको कहते हैं वो है भारतीय संविधान की क्या? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और इस प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान की जो अंतिम सत्ता है, अंतिम शक्ति है, वो किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में है। किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में। अब भारत की जनता इस संविधान में समय के अनुसार क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है, इसको अपना भी सकती है। और इसमें समय के अनुसार जो मतलब वर्तमान समय के अनुसार कुछ किसी कानून की आवश्यकता है तो इसमें जोड़ा भी जा सकता है। नंबर 2, प्रस्तावना, जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और यानी संविधान का सार रूप ही क्या है? प्रस्तावना है। संविधान का सार रूप किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अपनाते हैं या अंगीकृत करते हैं। तो अंतिम सत्ता किसके हाथ में? भारत की जनता के हाथ में। अब प्रस्तावना के माध्यम से लोगों को यह समझ में आने लगा कि भारतीय संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द दिया गया है, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत की शासन की शक्तियां मान लो या संवैधानिक शक्तियां मान लो, अंतिम रूप से किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में है। तीसरा पॉइंट है अपना विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। अगर अपन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं 395। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12।
कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यानी कि विश्व के किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं जो भारत के संविधान में हैं। यानी इसका मौलिक जो स्वरूप है संविधान का, वो विश्व के सबसे विशाल संविधान के एक रूप में जाना जाता है। किसको? भारत के संविधान को। भारतीय संविधान इसी कारण से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। इसी कारण भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान होने के कारण भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक संविधान है। यानी इसमें भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, या दोनों के अधिकारों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनको अपन 3 सूचियों के माध्यम से पढ़ेंगे। वो आगे के अध्यायों में अपन उसका अध्ययन करेंगे। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का, अधिकारों का, कार्यों का, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो संविधान में विस्तृत रूप से किया गया है। भारतीय संविधान की विशालता का यानी नीति निर्देशक तत्व है, यानी वो क्षेत्र जो मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए था लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी कारण से शामिल नहीं हो सका, इसलिए उनको अलग से अध्याय में जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। और इसी के साथ हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, हमें इस बात पर गर्व है। अगला बिंदु है अपना लिखित व निर्मित संविधान। अगला बिंदु कौन सा है भारतीय संविधान की विशेषताओं का? वो है लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। तो लिखित व निर्मित संविधान का मतलब भारतीय संविधान की प्रत्येक धारा, प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक वक्तव्य क्या है? स्पष्ट रूप से दर्ज है या लिखा हुआ है। लिखित व निर्मित संविधान यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था और लगभग 64 लाख रुपए इस पर क्या हुए थे? खर्च हुए थे। यानी लिखित और निर्मित संविधान बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए 64 लाख रुपए की लागत आई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कौन से देश से ग्रहण की गई है? अपने देश में ब्रिटेन से। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था कौन से देश से ग्रहण की है? भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है कि संवैधानिक जो कार्यशैली है उसमें संसद सर्वोच्च होती है। कौन सर्वोच्च होता है? संसद सर्वोच्च होती है। यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। यानी संसद सर्वोच्च होने के कारण अब अगर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर, यानी जिसको अपन कार्यपालिका बोलते हैं, अगर कार्यपालिका पर संसद का विश्वास समाप्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना पड़ता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की गई है और भारत में संसद सर्वोच्च है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के वे अधिकार या दावे जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकार लोगों के या नागरिकों के वे दावे जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य जिनकी सुरक्षा की गारंटी देता है या मान्यता देता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो अपन बात करें, जैसे पहला अधिकार है समानता का। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद
12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला अधिकार है अपना समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा मौलिक अधिकार है? और मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन अपन अगले अध्याय में करेंगे, क्योंकि अपना अगला अध्याय कौन सा है? नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब समानता के अधिकार में भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कानून सबके लिए क्या है? समान है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य छुआछूत, अस्पृश्यता या फिर ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत के नागरिक के साथ नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, वो सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर आप सरकार की नीतियों से असहमत हैं तो उनका विरोध कर सकते हैं। आप कहीं भी पूरे भारत क्षेत्रफल में या भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बस सकते हैं। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और आप अपने बातों को मनवाने के लिए हड़ताल, प्रदर्शन ये कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए? शांतिपूर्वक होने चाहिए। यानी हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसके बाद में अगला जो अधिकार आता है नंबर 3 पे, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24 में कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य क्या है कि भारत में किसी भी नागरिक से जबरदस्ती, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी भी कार्य में उसको लगाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो उससे जबरदस्ती यानी बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता या उसे लगाया नहीं जा सकता, यानी उसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये उसका मौलिक अधिकार। अगर उस किसी भी व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं है तो उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, जिसको बलात्श्रम अपन कहते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे आता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 में कौन सा मौलिक अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब अगर अपन बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये सब उसकी इच्छा से होना चाहिए। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत व्यक्ति अपनी मन से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग कर सकता है। लेकिन ये सब कार्य वो अगर व्यक्ति की इच्छा है तो ही संभव है। उससे ज़बरदस्ती ये नहीं कहा जा सकता कि आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा, आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा या फिर इसकी पूजा प्रार्थना करो, इस प्रकार से करो। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस धर्म को मानता है, किस धर्म को नहीं मानता है। ये उसका धार्मिक स्वतंत्रता, यानी राज्य या सरकार उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर अगला आता है अधिकार नंबर 5, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। तो धार्मिक शिक्षा भारत में बिल्कुल वर्जित है।
धार्मिक शिक्षा यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कोई भी सरकारी विद्यालय या गैर सरकारी विद्यालय किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा एवं अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप प्रयासरत कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, और इसको बढ़ावा देने के लिए आप सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला अपना अधिकार है नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अंतिम अधिकार है, और अनुच्छेद 36 में इसका उल्लेख 32 से 36 है, 32 से 35 है। लेकिन अपन अगर बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अधिकारों का अधिकार है। यानी इन सारे अधिकारों का कौन कौन से जो 5 अधिकार आपने पढ़े हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इन अधिकारों में से अगर किसी भी नागरिक के किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह नागरिक इस अधिकार के माध्यम से राज्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकता है। यानी यह अधिकार इन अधिकारों के लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अगर उसे लगता है कि उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकता है। तो अपन बात कर रहे थे 7 अधिकारों की, तो 6 अधिकार अपन ने पढ़ लिए। अब 7वां मौलिक अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 31 में था। तो संविधान के अनुच्छेद 31 में कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वर्तमान में क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन 1978-79 के माध्यम से इस अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 क में दर्ज है। यानी संपत्ति के मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में, वर्तमान में उस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक संशोधन 44वां 1978-79 में हुआ था, और इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वर्तमान में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कानून के नियमों के अनुसार व्यक्ति अपने पास संपत्ति रख सकता है। गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई संपत्ति व्यक्ति या कोई भी नागरिक अपने पास नहीं रख सकता है।